हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की कहानी में। आज की कहानी बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, तो कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए कहानी को एंड तक ज़रूर सुनें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं? कृपया अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में शामिल करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कभी-कभी कुछ इच्छाएँ इंसान को इस कदर बर्बाद कर देती हैं कि वे सोच भी नहीं पाता। मेरी भी असीमित इच्छाओं ने मुझे उस मुकाम पर ला खड़ा किया, जहाँ मैं पूरी तरह से खाली हाथ रह गई थी। मैंने एक गैर आदमी पर भरोसा किया और उस आदमी ने एक रात मेरा होश उड़ा दिए। वह जवान आदमी था और जवान आदमी की ताकत कितनी होती है, इसका अंदाज़ा तो सभी को है। उस जवान आदमी ने भी अपनी ताकत से मुझे पूरी तरह से झुका दिया था और मैं उसके सामने बेबस हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम में इस तरह एक जवान आदमी का शिकार बन जाऊंगी। जो कुछ भी हुआ उसकी शुरुआत मैंने ही की थी, इसीलिए मैं किसी और को दोष भी नहीं दे सकती थी। मेरे जवान ड्राइवर ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया था जो 7 आदमी मिलकर भी न कर पाते। मैं हैरान थी और सोच रही थी कि काश मुझे पहले ही पता होता कि पठान जवान इतने काबिल होते हैं कि अकेले ही कई मर्दों के बराबर हो सकते हैं, तो मैं पहले ही अपनी ज़िंदगी में किसी पठान को जगह दे देती। लेकिन जब उस पठान ने अपनी असली ताकत दिखाई, तो मैं अपने बेडरूम में ही बेबस रह गई और उसके सामने एक आवाज़ भी नहीं निकाल पाई। उसकी ताकत के सामने मेरा कमज़ोर शरीर कुछ भी नहीं था। जो उसने मेरे साथ किया वह सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएं। मुझे हमेशा से ही नकाब पहनने की आदत थी। इसी वजह से अगर मैं अपने घर की गाड़ी में भी कहीं जाती थी तो नकाब नहीं हटाती थी। बहुत कम लोग ही मुझे मेरे चेहरे से पहचान पाते थे। मुझे इस बात पर गर्व था कि ना तो कोई मेरी पहचान जानता था और ना ही मेरी खूबसूरती या उम्र से वाकिफ था। लेकिन एक दिन मेरे ड्राइवर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अजीब सी नज़रों से गाड़ी के शीशे से उसकी तरफ देखा। वह बहुत गंभीर लग रहा था। उसने अपनी बात फिर दोहराई। इस बार उसकी नज़रें मेरी नज़रों से टकराईं। मैंने तुरंत नज़रें हटा ली। बीबी जी, बस एक मौका दीजिए और देखिएगा कि मैं आपको कितना खुश कर दूंगा। आप मेरी एहसानमंद रहेंगी और बार-बार मुझे मौका देंगी। उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई थी। पता नहीं वह किस मौके की बात कर रहा था और मुझसे क्या चाहता था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखती रही। मेरा नाम रेशमा है और मेरा ताल्लुक दुबई से है। मेरा जन्म भी वहीं हुआ था। मेरे माता-पिता भारत से हैं, लेकिन मैं कभी भारत नहीं गई। माँ-बाप की वजह से मेरी उर्दू बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैं अपने सभी कर्मचारी भी भारत से आए हुए ही रखती थी। मैं शादीशुदा हूँ और मेरी शादी को 4 साल होने वाले हैं। मेरे पति कारोबार के सिलसिले में ज़्यादातर भारत में रहते हैं। कुछ साल पहले ही हम दुबई शिफ्ट हुए थे, जहाँ मेरे पति ने नया कारोबार शुरू किया था। वे कभी दुबई और कभी भारत रहते। उनकी गैर मौजूदगी में मैं अकेले ही कारोबार संभालती और घर का कामकाज भी देखती। हमने घर में सारे नौकर भरोसेमंद रखे थे, इसीलिए मेरे पति को मुझे अकेला छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होती थी। हाल ही में हमारा पुराना ड्राइवर साहिल खान छुट्टी पर गया था, इसीलिए मेरे पति ने उसकी जगह एक नए ड्राइवर को रख लिया। उस ड्राइवर का नाम आरिफ था। आरिफ भी एक अच्छा इंसान साबित हुआ, लेकिन आज अचानक उसने जिस तरह मुझसे बात की, उससे मुझे बहुत डर महसूस हुआ। उसकी आंखों में छिपे इरादों में को मैं समझ चुकी थी और शायद इसी वजह से डर गई थी, क्योंकि उस वक्त अनीस भी यहाँ मौजूद नहीं थे। उस समय मेरे दिल में ख्याल आया कि पता नहीं आरिफ अकेला है या उसके पीछे कोई और भी है। मैं एक जवान औरत थी और ये सोच मेरे लिए बहुत डरावनी थी कि वह मुझसे अकेले में कोई मौका तलाश रहा था। आरिफ ने मुझे घर पर छोड़ दिया और मैं गाड़ी से उतरकर अंदर चली आई, लेकिन मेरी नज़र इधर-उधर घूम रही थी। मेरी छठी इंद्री हमेशा तेजी से काम करती है, इसीलिए मैं अपने आसपास किसी खतरा आभास करने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और बिस्तर पर लेटकर गहरी-गहरी सांसें लेने लगी। सामने ही अनीस की एक बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। मुझे अलीम पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने घर में एक अजनबी आदमी को रखने की ज़रूरत क्यों समझी। उसकी नीयत में कितना खोट था, ये हमें क्या पता था। और फिर अनीस मुझे अकेला छोड़कर चले भी गए थे। पिछले 2 दिनों से हमारी पुरानी नौकरानी भी छुट्टी पर थी।
इन सब बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। इन्हीं ख़्यालों में खोकर मैंने अनीस को फ़ोन मिलाया ताकि उनकी वापसी का पता चल सके। उसका फ़ोन उसकी सेक्रेटरी ने उठाया और कहा, "अनीस साहब बहुत व्यस्त हैं, आप बाद में बात कीजिए।" उसकी सेक्रेटरी की आवाज़ सुनकर मेरा तन-बदन जलने लगा। मैं उनकी पत्नी थी, लेकिन वे मुझे कभी अपने साथ कहीं नहीं ले जाते थे। उन्होंने मुझे सिर्फ़ कारोबार में उलझा रखा था, जबकि खुद अपनी सेक्रेटरी के साथ दुनिया घूमते-फिरते थे। पीछे से आती गानों और शोर की आवाज़ों से मुझे साफ पता चल गया था कि मेरा पति उस वक़्त कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। गुस्से में मैंने फ़ोन उठाकर दीवार पर फेंक दिया। तभी कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। जैसे ही मैंने पूछा कौन है बाहर से, आवाज़ आई, आरिफ़ की आवाज़ आई। वह उस वक़्त मेरे कमरे के दरवाज़े पर क्या कर रहा था, ये मुझे समझ नहीं आया। मैंने नकाब पहनकर दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर आरिफ़ मुस्कुराया, तो मैं और ज़्यादा सिमट गई। उसने मेरा पर्स मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, "मैडम जी, आप तो अपना पर्स गाड़ी में ही भूल आई थीं। अपनी चीज़ों का ख़्याल रखा करें।" पर्स देखकर मेरी जान में जान आई कि वह किसी ख़ास मकसद से नहीं, बल्कि पर्स लौटाने आया था। मैंने पर्स लेकर जैसे ही दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, उसने अचानक कहा, "मैडम जी, अकेले में एक मौका देकर तो देखिए। अनीस साहब यहाँ नहीं हैं। मैं आपको ऐसा खुश कर दूँगा कि आप देखती रह जाएँगी। किसी को कानो-कान खबर भी नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा। अगर कोई और मौका होता, तो मैं आरिफ़ को उसकी औकात याद दिला देती, लेकिन उस वक़्त मेरे दिमाग में अनीस की सेक्रेटरी की आवाज़ गूंज रही थी। मैं अनीस की इजाज़त के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकती थी और वह मेरे पीछे अपनी मर्ज़ी से ऐश करता था। गुस्से में मैंने अनीस के खिलाफ जाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने सोचा, अगर अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकता है, तो मैं भी अपनी ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से कर सकती हूँ। वैसे भी वह मुझे हमेशा कम अकल समझता था। वह आसानी से मुझे धोखा देकर भारत चला जाता था और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीता था। जबकि मुझे कारोबार में इस तरह उलझाकर छोड़ जाता कि उसकी खैरियत पूछने का भी मुझे मौका नहीं मिलता था। मैंने उसी पल फैसला कर लिया कि मैं न केवल आरिफ को एक मौका दूंगी, बल्कि इस बात को पूरी तरह से राज में रखूंगी। अनीस को कभी भी ये पता नहीं चलने दूंगी कि मैंने उसके पीछे कुछ किया है। अगर अनीस अपनी मर्जी से कर सकता था, तो मैं क्यों नहीं? मैं क्यों पीछे रहूं? यही सोचकर मैंने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और आरिफ को अंदर आने का इशारा किया। उस समय घर पर मैं बिल्कुल अकेली थी और ये मौका उस काम के लिए बहुत ही सही था। अनीस ने हमेशा से ही मेरी देखरेख के लिए शबाना खाला को मेरे सर पर बिठा रखा था। वह अनीस की गैर मौजूदगी में न केवल हर समय मेरे साथ रहती थी, बल्कि घर की हर छोटी-बड़ी बात अनीस को आकर बता देती थी। अनीस भारत में रहते हुए भी मेरे हर पल की खबर रखते थे। उनके साथ मेरी ज़िंदगी कैसे कैदी की तरह लगने लगी थी, जबकि मुझे उनके किसी भी पल का कोई अंदाज़ा नहीं होता था। इसीलिए मैंने उस कमज़ोर पल में ही यह फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी के अलग रास्ते तक नहीं पहुँचेगी। वह मुस्कुराते हुए बोला, "मैडम जी, भरोसा कीजिए, मैं ये बात कभी किसी के सामने नहीं कहूँगा और आपको इस तरह खुश करूँगा कि आप हैरान रह जाएँगी।" मुझे आरिफ की बात पर यकीन आ गया था, इसलिए मैंने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और उससे कहा, "ठीक है, मैं तुम्हें आज रात का मौका देती हूँ। अगर मुझे सच में लगा कि तुम इस काबिल हो कि मैं तुम पर और ज़्यादा भरोसा कर सकूँ या तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकूँ, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी।" मेरी बात पर आरिफ मुस्कुराते हुए ध्यान से मेरे चेहरे को देखने लगा। पता नहीं वह मेरे खूबसूरत चेहरे पर क्या तलाश कर रहा था। ये पहली बार था जब मैंने किसी गैर मर्द को इस तरह अपना चेहरा दिखाया था। आरिफ के अंदाज ने मेरी सारी झिझक खत्म कर दी। मैंने अनीस को भुला दिया और ये भी सोचना छोड़ दिया कि जब अनीस को पता चलेगा तो क्या होगा। मैंने आरिफ को एक मौका दिया। आखिर मैं कब तक अनीस की बेरुखी सहती। मैंने फैसला कर लिया था कि अब अपनी ज़िंदगी के अपने तरीके से जीऊँगी और ज़्यादा समय अनीस के साथ नहीं बिताऊँगी। जैसे ही मैंने आरिफ को मौका दिया, उसने सच में मेरे होश उड़ा दिए। वह अकेला ही 7 मर्दों के बराबर साबित हुआ। वह रात मेरे लिए बहुत ही हैरान करने वाली थी। आरिफ ने जो कुछ कहा था, वह सब सच कर दिखाया। मैं आरिफ से बेहद खुश हो गई थी और मुझे यकीन हो गया था कि आरिफ ही वह मर्द है जिसके सहारे मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है।
अनीस की खास नौकरानी शबाना खाला पहली बार छुट्टी पर गई थीं और वह भी बहुत अचानक। इन छुट्टियों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे और आरिफ को हुआ, क्योंकि अब ना तो हम पर नज़र रखने वाला कोई था और ना ही हमें रोकने वाला। अनीस को ये बताने वाला भी कोई नहीं था कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में आरिफ को अपने करीब आने दिया है। आरिफ ने जिस तरह पहली ही रात में अकेले 7 आदमियों की ताकत का एहसास मुझे कराया था, उसके बाद मैंने खुद ही अगली रात उसे बुला लिया। आरिफ ने मुझे ऐसी खुदी खुशी दी थी, जिसे मैं शब्दों में बयाँ भी नहीं कर सकती थी। मैंने पैसों की गड्डियाँ निकाल कर उसके सामने रख दी थीं और वह भी इससे खुश हो गया था। मैंने उससे वादा किया था कि अगर वह इसी तरह मेरा काम करता रहा, तो मैं उसे पैसों में नहला दूँगी। लेकिन अगली रात मेरे लिए बेहद भारी साबित हुई। उस रात आरिफ ने मेरे साथ ऐसा किया, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह कितना ताकतवर था, इसका सही अंदाज़ा मुझे दूसरी रात को हुआ। पहली रात तो शायद वह किसी वजह से वह सब नहीं कर पाया था, जो उसने दूसरी रात किया। मैं उसके सामने पूरी तरह बेबस हो गई थी, लेकिन उसे मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आया। उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया कि मैं पानी तक माँगने के काबिल नहीं बची। आरिफ ने वह सब कर डाला जो मेरे वहम और गुमान से भी परे था। वह रात मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मेरे दिल में बार-बार ये ख़्याल आ रहा था कि काश अनीस मेरे पास होता, तो वह मुझे आरिफ से बचा सकता था। आरिफ तो अपनी हदें पार कर चुका था। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे कि अनीस की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर आरिफ ने उस रात मेरे साथ क्या-क्या किया। उसने तो मुझे जीने के लायक भी नहीं छोड़ा। जरा जब आरिफ ने अपना मकसद पूरा कर लिया, तो उसने धीरे-धीरे मुझे ये बताना शुरू किया कि वह मेरे साथ इतना कुछ कैसे कर पाया। उसने कैसे एक ही रात में 7 आदमी जितनी ताकत का प्रदर्शन किया। आरिफ की सच्चाई ने मेरे होश उड़ा दिए। वह अचानक मेरा ड्राइवर बनकर मेरी ज़िंदगी में नहीं आया था। उसकी नज़र मुझ पर बहुत पहले से थी। मैं ये सोचती थी कि मुझे कोई पहचानता भी नहीं है, लेकिन ये मेरी गलतफ़हमी थी। आरिफ मेरे खूबसूरत चेहरे से बहुत पहले ही वाकिफ़ था। वह हमारे घर में नौकरी करने भी इसी इरादे से आया था, क्योंकि उसकी नज़र मुझ पर थी और उसे मेरे करीब आना था। वह मुझसे एक करीबी रिश्ता चाहता था, ताकि वह अपना मकसद पूरा कर सके। जिस दिन उसने देखा कि नहीं अनीस मौजूद है और ना ही शबाना खाला, उसने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और जानबूझकर मुझसे ऐसी बात कही कि मैं उसे मौका दे दूँ। उस समय मैं भी बहुत गुस्से में थी और अनीस के लाख समझाने और मना करने के बावजूद मैंने एक अजनबी आदमी पर भरोसा कर लिया। आरिफ कहने लगा कि उसने बहुत पहले ही मेरी तस्वीर देखी थी और फिर एक दिन अचानक मैं उसे नज़र आ गई। हो कुछ ऐसा कि कुछ महीनों पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रही थी कि रास्ते में अचानक बेहोश हो गई। मेरे पुराने ड्राइवर ने देखा कि मैं कार में बेहोश हो गई हूँ, तो वह फ़ौरन मुझे पास के अस्पताल ले गया। जैसे ही उसने मुझे कार से उतार कर स्ट्रेचर पर लिटाया, मेरा नकाब हट गया और उसने मेरा चेहरा देख लिया। वह आरिफ का दोस्त था और उसने फ़ौरन आरिफ को मेरे बारे में खबर दे दी। आरिफ ने पहले ही मेरी तस्वीर अपने दोस्त को देखकर कहा था कि वह मुझे ढूँढ रहा है। बस वही एक पल मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण साबित हुआ। आरिफ को पता चल गया कि मैं कहाँ रहती हूँ और वह मुझ तक कैसे पहुँच सकता है। उसने जानबूझकर एक योजना बनाई और अपने दोस्त को नौकरी से निकलवा कर खुद उसकी जगह लग गया। आरिफ को मेरे पति अनीस से मिलवाने वाला ही वही ड्राइवर था, जिसने हमारी नौकरी छोड़ी थी। वह आरिफ का गहरा दोस्त था, साथी था और ये सब उसने आरिफ के कहने पर किया था। आरिफ हमारे घर का हिस्सा बन गया। धीरे-धीरे उसने हमारे बारे में सारी जानकारी जुटा ली और सही मौके पर उसने मुझसे एक मौका माँगा। मैं घबरा गई और समझ नहीं पाई कि अचानक वह मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है। पहले तो मुझे डर महसूस हुआ, क्योंकि हमारा कारोबार बहुत बड़ा था। अनीस के पास बहुत पैसा था और मेरी एक गलती सब कुछ ख़त्म कर सकती थी। लेकिन जैसे ही मुझे अनीस की बेरुखी का एहसास हुआ, मैंने अगले ही ये पल फैसला कर लिया कि अब मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी। शायद यही मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला था। अनीस और मेरी शादी को 30 साल हो चुके थे, लेकिन ना हमारी कोई औलाद थी, ना अनीस को औलाद की कोई ख्वाहिश थी। मैं माँ बन सकती थी, लेकिन अनीस ने मुझे कभी माँ बनने ही नहीं दिया। जब मैं भी उम्मीद से होती, वह मेरा बच्चा साफ़ करवा देता।
इस बात ने मुझे पहले ही दुखी कर दिया था। इसके ऊपर अनीस का आशिक मिजाज, स्वभाव, वह जवान, खूबसूरत और अमीर था। लड़कियां तितलियों की तरह अनीस के आगे मंडराती थीं। अनीस भी बहुत दिल फेंक इंसान था। वह जहाँ भी जाता, पार्टियां, क्लब और नाच गानों में जरूर शामिल होता। कारोबार के साथ साथ वह अपनी जिंदगी में ऐशो आराम का आनंद ले रहा था। लेकिन मैं सिर्फ कारोबार संभालने में लगी हुई थी। मैं एक बच्चे की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन अनीस ने मेरी इस ख्वाहिश को भी पूरा नहीं होने दिया। इसी गुस्से और दुख में जलकर मैंने सोच लिया था कि मैं अपना कारोबार अलग कर लूंगी और अपनी ज़िंदगी में अनीस को छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगी। इसी वजह से मैंने आरिफ पर भरोसा कर लिया था। अनीस स्मगलिंग का कारोबार करता था और मैं भी उसके कारोबार में बराबर की साझेदार थी। उस दिन जब आरिफ ने मुझसे मौका मांगा, उसने मुझे यकीन दिलाया कि वह मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इसी यकीन के कारण मैंने उसे काम सौंप दिया। वास्तव में उसने उस एक रात में इतनी ज़्यादा स्मगलिंग कर ली, जितनी मेरे 7 आदमी मिलकर भी नहीं कर पाते थे। मैं हैरान रह गई थी कि आरिफ ने इतनी बड़ी मात्रा में स्मगलिंग कैसे की। दुबई पुलिस को धोखा देना और चोरी छुपे ये काम करना बेहद मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। मेरे लोग बहुत अनुभवी थे, इसलिए वे यह काम कर लेते थे, लेकिन आरिफ तो अकेले ही बहुत बड़ा खेल खेल गया। मुझे पता नहीं था कि जो इंसान मुझे एक सीधे साधे पठान ड्राइवर की तरह दिखता था, वह असल में कितना ताकतवर और चालाक था। लेकिन अगली रात जब वह मेरे कमरे में आया तो अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ अरब पुलिस वाले भी थे। न केवल मेरे घर को सील कर दिया गया, बल्कि मुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन भी ले जाया गया। उसी रात अनीस भी एयरपोर्ट पर पहुंचा और उसे भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। हम दोनों पति पत्नी पहली बार पुलिस की हिरासत में थे। असल में मेरा पति हमेशा सारे कारोबार का काम मुझसे ही करवाता था और मैं नकाब पहनकर छिपी रहती थी। मैंने कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया था, इसीलिए पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन आरिफ ने बहुत चालाकी से न केवल मुझे पहचान लिया, बल्कि मुझे गिरफ्तार भी करवा दिया। उसने मेरे पूरे कारोबार की जानकारी एक ही रात में जुटा ली। वह मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा तेज़ निकला। जब अनीस को पता चला कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और हमारे पकड़े जाने में मेरा कसूर है, तो वह मुझे मारने के लिए मेरे पास आ गया। अगर अरब पुलिस ने उसे न रोका होता तो शायद वह मेरी जान ही ले लेता। और मैं तारो तकतार हो रही थी, क्योंकि दुबई का कानून बहुत कड़क था और मुझे पता था कि इस जुर्म की क्या सज़ा मिलने वाली है। मेरा पति एक चालाक इंसान निकला, जिसने सारा कारोबार मेरे नाम पर किया और उसका चेहरा भी मुझे ही बना दिया। उसने ना तो मुझे शादीशुदा ज़िंदगी की कोई खुशी दी और ना ही मुझे माँ बनने का सुख मिल सका। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ वैसा ही होता था जैसा अनीस चाहता था। जबकि मैंने अनीस से प्यार की शादी की थी, मैं आखिर तक इस शादी को निभाने की कोशिश करती रही, लेकिन अनीस को ऐश-ओ-आराम और मौज-मस्ती की इस कदर आदत पड़ गई थी कि वह आए दिन किसी न किसी खूबसूरत लड़की को अपनी सेक्रेटरी बनाकर उसके साथ भारत चला जाता था। अगर अनीस मेरे साथ ऐसा व्यवहार न करता, तो शायद मैं कभी आरिफ की बातों में आकर उस पर भरोसा नहीं करती। पुलिस ने हमारी तरफ से स्मगलिंग की हर जगह को ट्रेस कर लिया था। कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। यह एक बहुत बड़ा कारोबार था, जो मेरी एक गलती की वजह से ख़त्म हो गया। मैंने पुलिस को अपना पूरा रिकॉर्ड सच-सच बता दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अब यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है और अगर किसी तरह हम बाहर निकल भी जाते तो अनीस खुद अपने हाथों से मुझे ख़त्म कर देता, क्योंकि मैंने उसका सारा बना बनाया कारोबार बर्बाद कर दिया था। आज मैं दुबई की जेल में सलाखों के पीछे बैठी हूँ और अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे और मेरे पति को बहुत कड़ी सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि हमने कई नौजवान लड़के-लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। आरिफ पठान ज़रूर था, लेकिन वह एक अरब पुलिस वाला था, जिसने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई। कभी-कभी वह मुझसे मिलने जेल के अंदर आ जाता था, लेकिन मैं उसे देखकर हमेशा अपना चेहरा मोड़ लेती। मैंने उसे एक मौका दिया था और सच में उस एक मौके ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मैं अपने बड़े से बंगले से उठकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई। आरिफ ने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं जिस रास्ते पर चल रही थी, वह पूरी तरह गलत था।
लड़के लड़कियां नशे की लत में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे और ये सब मेरे नाम पर हो रहा था। आरिफ सही कह रहा था। आलिम के प्यार में मैंने सही और गलत में फ़र्क करना बंद कर दिया था और आखिरकार मैंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया। अब मैं अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रही हूँ और जेल की सलाखों के पीछे बैठी हूँ। आप लोग दुआ कीजिए कि खुदा मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मेरा ज़मीर शांत हो जाए, क्योंकि जब से आरिफ ने मेरे ज़मीर को जगाया है, मेरे लिए एक-एक पल बिताना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। अगर कोई व्यक्ति बड़ा काम या गलत काम करता है और हम उसका साथ देते हैं, तो हम भी उस गुनाह में शामिल हो जाते हैं। हम भी उसे गुनाह के बराबर हकदार होते हैं, चाहे वह गुनाह करने वाला हमारा पति ही क्यों ना हो, ये हमारा भाई ही क्यों ना हो, या हमारा कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो। जब वह कोई गलत काम करता है और हम उसका गलत कामों में साथ देते हैं, तो हम उस गुनाह के बराबर के शरीक हो जाते हैं। जो मेरा शौहर गलत काम करता था और उसे वह काम मुझसे करवाया करता था। न जाने कितने लड़के और लड़कियों की ज़िंदगी तबाह हो गई थी। उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी। आज मैं अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रही हूँ। दोस्तों, आप सभी से गुज़ारिश है कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं अपने रास्ते से भटक गई थी और मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।